हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज की टॉपिक है फिस्कल काउंसिल। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो फिस्कल काउंसिल क्या है? परमानेंट एजेंसी जो कि इंडिपेंडेंटली एसेस करेगी गवर्नमेंट के फिस्कल प्लान्स और प्रोजेक्शंस को, ठीक है। तो इसका गोल क्या होगा कि ये मैक्रो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करेगी। क्या इंश्योर करेगी? मैक्रो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर फिस्कल एक्शन। तो गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल रहेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट के फिस्कल प्लान को एसेस किया जाएगा। तो क्या अभी हमारे पास फिस्कल काउंसिल है? नहीं है। लेकिन फिस्कल काउंसिल को जो है कुछ लोग लाने के फेवर में हैं, ठीक है। बहुत सारे कमिटीज़ ने रिकमेंड भी किया है कि फिस्कल काउंसिल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है। तो देखते हैं कि अगर फिस्कल काउंसिल होगी तो उसका रोल क्या होगा। तो रोल ऑफ फिस्कल काउंसिल, तो ये प्रोवाइड forecast and advice on whether condition exist for deviation from mandated fiscal rule। मीन्स क्या है इसका मतलब कि ये फोरकास्ट और एडवाइस करेगी कि क्या कोई ऐसा कंडीशन एग्जिस्ट करता है कि जो भी फिस्कल हमारा रूल है, ठीक है, कि फिस्कल कितना आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो उससे गवर्नमेंट कितना डेविएट हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है फिस्कल काउंसिल का रोल होगा कि वो बता सकती है कि क्या ऐसा कोई कंडीशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, आप डेविएट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये फाइंडिंग जो है पब्लिक डोमेन में लाएगी, ओपन स्क्रूटनी होगा और क्या करेगी, गिव्स इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफ बजट प्रपोजल, और बजट प्रपोजल का इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन देगी। इशू क्या है अभी अगर हम देखें प्रेजेंट सिस्टम, तो इसके साथ प्रेजेंट सिस्टम के साथ प्रॉब्लम क्या है, तो क्रॉनिक फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखने के लिए मिलता है कि ओवर स्टेटेड जीडीपी है एंड रेवेन्यू प्रोजेक्शन जो भी है, क्या है, ये ओवर स्टेटेड है, और एक्सपेंडिचर जो है अंडर स्टेटेड है, ठीक है। ओवर एम्बिशियस रेवेन्यू टारगेट है, क्या है, ओवर एम्बिशियस रेवेन्यू टारगेट है, लेड टू अनरियलिस्टिक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, और क्या है, अनरियलिस्टिक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इसके वजह से होता है। ऑफ बजट हमें फाइनेंसिंग देखने के लिए मिलता है। ऑफ बजट फाइनेंसिंग के बारे में हमने बात की कि गवर्नमेंट की ही कोई एंटिटी अगर जो है ले रही है तो वो इनडायरेक्टली बोरो कर रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करने की गवर्नमेंट के ही होगा, लेकिन गवर्नमेंट के आप बैलेंस शीट में नहीं देखेंगे क्योंकि ये ऑफ बजट फाइनेंसिंग है, ठीक है। या बोरोइंग जो है स्मॉल सेविंग फंड वगैरह से, कि इस टाइप से क्या होता है, बजट का मैनिपुलेशन होता है। तो ये कुछ प्रेजेंट सिस्टम में प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। तो आर्ग्यूमेंट क्या है फिस्कल काउंसिल के फेवर में कि कंट्रीज विथ इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल टेंड टू प्रोड्यूस मोर एक्यूरेट बजट फोरकास्ट, कि अगर हमारे पास ऐसा कोई फिस्कल काउंसिल हो तो ज़्यादा एक्यूरेट बजट जो है हमारे सामने पेश किया जा सकता है, ठीक है, बेटर फिस्कल रूल हो सकता है। देन लॉ मेकर्स को क्या करती है, इनकरेज करती है टू कंप्लाई और एक्सप्लेन विच इम्प्रूव फिस्कल परफॉर्मेंस, और प्रोवाइड करती है इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन, ठीक है। एडिंग इन्फॉर्म डिबेट इन पार्लियामेंट, तो ये सबसे क्या होगा, इन्फॉर्म डिबेट होगा, मतलब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, एक्यूरेट बजट होगा, फिस्कल रूल बेटर होगा, ये सारी चीज़ें। तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में क्या है फिस्कल काउंसिल का, कि कैग का रोल हमारे पास क्या है, कैग है जो कि ऑडिट करते हैं अकाउंट को गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के पास बाद, बट हैज़ नो रोल इन फोरकास्टिंग और वेरीफाइंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ बजट नंबर्स। लेकिन वो जो है ऑडिट क्या करते हैं, कैग का काम क्या है, वो ऑडिट करते हैं अकाउंट को गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बाद, लेकिन कोई ऐसा रोल नहीं है फोरकास्ट और वेरीफाई करने का बजट की सस्टेनेबिलिटी को, ठीक है। फिर मल्टीपल एजेंसीज जो है फोरकास्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि NSO, RBI और अदर एजेंसीज जो है पब्लिक, प्राइवेट या इंटरनेशनल, ये ऑलरेडी प्रोवाइड कर तो रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट, तो मल्टीपल एजेंसी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। देन डाइल्यूशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्या कह रहे हैं कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर इफ द फाइनेंस मिनिस्टर इज फोर्स टू यूज अनदर एजेंसीज फोरकास्ट, इट कुड शिफ्ट द ब्लेम टू द फिस्कल काउंसिल इफ़ द एस्टिमेट गो रॉन्ग। तो अगर कोई एस्टिमेट रॉन्ग होता है तो फिस्कल काउंसिल पे ये शिफ्ट कर सकती है, तो ये मिनिस्ट्री का अकाउंटेबिलिटी भी डाइल्यूट होगा, ठीक है। देन FRBM एक्ट 2003 ऑलरेडी ये क्या रिक्वायर करता है गवर्नमेंट को कि फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट जो है सबमिट किया जाना चाहिए, बट देयर इज़ रेयर डिस्कशन इन पार्लियामेंट अबाउट इट, ठीक है। तो प्रॉब्लम मे नॉट द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, ये प्रॉब्लम नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास, ऑलरेडी है। तो हमने देखा कितना सारा हमारे पास जो है अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, बट द लैक ऑफ डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट इटसेल्फ, गवर्नमेंट खुद ही अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं लाना चाहते हैं, मैकेनिज्म तो है हमारे पास,
ठीक है। देन फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन क्या है? 14 फाइनेंस कमीशन में भी रिकमेंड किया है कि इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल काउंसिल जो है इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल होना चाहिए, ताकि फिजिकल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ये सारी चीज़ें क्या होगी? इम्प्रूव होगी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस कि टैक्स कितने तरह का है। टैक्स प्रोग्रेसिव हो सकता है, प्रोपोर्शनल हो सकता है और रिग्रेसिव हो सकता है। रिग्रेसिव, ठीक है। प्रोग्रेसिव कैसा टैक्स होता है? टैक्स परसेंटेज इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। प्रोग्रेसिव नाम से पता चल रहा है कि कुछ प्रोग्रेस होने की बात हो रही है। तो टैक्स कब इंक्रीज किया जाएगा? अगर किसी बंदे का इनकम इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ अगर उसका टैक्स भी इंक्रीज किया जा रहा है तो वो क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्रोग्रेसिव। और प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है कि टैक्स परसेंटेज जो है कांस्टेंट ही रहता है रिगार्डलेस ऑफ इनकम, चाहे इनकम बढ़े चाहे इनकम घटे, उससे कोई मतलब नहीं है, टैक्स जो है कांस्टेंट रहता है। और रिग्रेसिव टैक्स क्या हुआ कि टैक्स परसेंट डिक्रीज हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, और टैक्स जो है डिक्रीज हो रहा है। और स्पेसिफिक और एड वैलोरम टैक्स, ये क्या है? स्पेसिफिक टैक्स क्या है? फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट बेस्ड ऑन वैल्यू। वैल्यू पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, पर यूनिट पे टैक्स लगेगा। जितना यूनिट बन रहा है या जितना यूनिट है उस यूनिट पे फिक्स्ड जो है टैक्स है कि पर यूनिट इतना टैक्स, ठीक है, ये उसके वैल्यू पे नहीं कि इतना वैल्यू है तो इतना परसेंट टैक्स। देन एड वैलोरम टैक्स क्या है? इम्पोज्ड एज ए परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ एन आइटम। तो ये वैल्यू के ऊपर है, ठीक है, क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे नहीं है, साइज पे नहीं है, वेट पे नहीं है, वैल्यू पे कि कितनी वैल्यू है, जितना वैल्यू है फिर उस पर कुछ परसेंट टैक्स लगेगा, ठीक है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली प्रोडक्शन और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होते हैं। अगर प्रोडक्शन टैक्स देखें तो ओरिजिन बेस्ड टैक्स होता है। प्रोडक्शन टैक्स कैसा टैक्स होता है? ओरिजिन बेस्ड टैक्स होता है। इसको कहाँ लेवी किया जाता है? लेवी वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस। तो प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है कि ओरिजिन पे, जहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है प्रोडक्ट वहाँ पे टैक्स लग रहा है, ठीक है। और कंजम्पशन टैक्स क्या होता है? ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। कंजम्पशन टैक्स क्या होता है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। ये कहाँ पे लेवी किया जाता है, कहाँ लगाया जाता है? जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम किया जा रहा है। गुड्स एंड सर्विस जहाँ कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है, मतलब जो खरीद रहा है, तो वो जो है ये होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि अगर डायरेक्टली पे किया जा रहा है इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गवर्नमेंट को, जैसे इनकम या प्रॉपर्टी टैक्स, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? जो कि कोई इंटरमीडियरी कलेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट गवर्नमेंट जो है नहीं ले रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई रिटेल स्टोर है, ठीक है, वो ले रहा है किससे? फ्रॉम द पर्सन हु बियर्स द इकोनॉमिक बर्डन, उससे ले रहा है यूजुअली कंज्यूमर। अगर आप कोई बिस्किट खरीद रहे हैं या कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, शैम्पू खरीद रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये बर्डन आपके ऊपर है, लेकिन आप क्या डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हो? नहीं, आप इंटरमीडियरी वो रिटेल स्टोर वाले को दे रहे हो, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स का। तो अब टैक्सेस देख लेते हैं कि हमारे पास इंडिया में कैसे कैसे टैक्स लगाया जाता है। तो टैक्स जो है डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में अगर देखें तो सेंटर और स्टेट के पास क्या है? तो सेंटर के पास पर्सनल इनकम टैक्स है एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है, इक्वलाइजेशन लेवी है। और स्टेट के पास कौन सा? डायरेक्ट में सिर्फ 2 ही टैक्स है। इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर इनकम टैक्स स्टेट के लिए कह देते हैं तो गलत है ना, क्योंकि इनकम टैक्स जो है गवर्नमेंट ही ले रही है, ठीक है। स्टेट जो है लैंड रेवेन्यू, प्रॉपर्टी टैक्स, तो स्टेट के पास क्या आ गया? डायरेक्ट में 2 चीज़, लैंड रेवेन्यू और प्रॉपर्टी टैक्स। बाद बाकी पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, इक्वलाइजेशन लेवी, ये सब कुछ सेंटर के पास है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट में सेंटर के पास सीजीएसटी है, आईजीएसटी है और कस्टम ड्यूटी है। क्या क्या है? सीजीएसटी, आईजीएसटी और कस्टम ड्यूटी। और स्टेट के पास क्या है? एसजीएसटी और स्टैंप ड्यूटी, ठीक है। एस से स्टेट, एस से स्टैंप, याद रखना है। स्टेट के पास क्या है? स्टैंप ड्यूटी है। और सेंटर के पास क्या है? कस्टम ड्यूटी है। सीजीएसटी, आईजीएसटी। आईजीएसटी मीन्स इंटर जीएसटी लगेगा तो वो कौन देगा? वो 2 स्टेट के बीच अगर जीएसटी लग रहा है तो सेंटर ही जो है सब कुछ इसमें करेगा, ठीक है, लेवी करेगा, ठीक है। कौन लेवी करेगा? सेंटर लेवी करेगा। देन
अगर स्टेट जीएसटी है तो कौन लेवी करेगा? स्टेट लेवी करेगा। लेवी का मतलब क्या होता है कि टैक्स लगाना। टैक्स कौन लगाएगा? सेंटर लगाएगी। सेंटर जीएसटी पे तो लगाएगी ही, स्टेट इंटर जीएसटी पे भी लगाएगी एंड कस्टम ड्यूटी पे। ठीक है, कस्टम ड्यूटी सेंटर का, स्टेट के पास स्टैंप ड्यूटी, याद रखना है। ठीक है, सो ये हमने देख लिया। तो जब जब जीएसटी इफेक्ट में नहीं आया था, ठीक है, बिफोर जो है 1 जुलाई 2017, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है को देख लेते हैं कि सेंटर के पास क्या था और स्टेट के पास क्या था। सेंटर के पास एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, और स्टेट के पास वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स और स्टैंप ड्यूटी। क्या क्या था? वैट, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, स्टैंप ड्यूटी। और सेंटर के पास एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक एक करके सबकी डिटेल्स को पढ़ते हैं कि टैक्स। नेक्स्ट, पर्सनल इनकम टैक्स। तो पर्सनल इनकम टैक्स अगर देखें तो इनकम सोर्स कंबाइंड, यहाँ पे पर्सनल इनकम टैक्स इम्पोज किया जाता है कंबाइन करके वेरियस सोर्सेस ऑफ इनकम, जैसे कि सैलरी, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये सब कुछ मिला के पर्सनल इनकम टैक्स को जो है क्या किया जाता है? इम्पोज किया जाता है। देन 2 टैक्स रेजीम, ठीक है, ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू टैक्स रेजीम है। ठीक है, चॉइस क्या है? इंडिविजुअल चूज कर सकता है, चाहे तो ओल्ड वाला टैक्स रेजीम चूज कर सकता है, न्यू वाला चूज कर सकता है। ठीक है, और अगर कुछ भी चूज नहीं करता है तो न्यू टैक्स रेजीम जो है डिफॉल्ट है, अपने आप चूज हो जाएगा। ठीक है, न्यू टैक्स रेजिम में क्या है कि नो टैक्स ऑन इनकम अप टू 7 लाख, तो 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और नए टैक्स रेजिम में क्या है कि कोई भी एग्जेम्पशन और रिबेट जो है अलाउ नहीं है न्यू टैक्स रेजिम में। ठीक है, और ओल्ड टैक्स रेजिम में कहाँ तक रिबेट है? इनकम अप टू 5 लाख, नो टैक्स फॉर इनकम अप टू 5 लाख। मतलब क्या है कि अगर जो है 5 लाख तक का इनकम है तो फिर कोई भी टैक्स इसमें नहीं लगेगा, और नए में 7 लाख तक कर दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो फिर टैक्स का स्लैब होगा क्या होगा? 0 से 3 लाख के लिए नील है। ठीक है, 0 से 3 लाख के लिए नील है, और 3 से फिर 6 लाख के लिए क्या है? 5%। तो जैसे अभी अगर हम बात कर रहे हैं कि न्यू टैक्स रेजिम में जो है 7 लाख तक जो है, ठीक है, टैक्स रिबेट है। तो अगर 7 लाख तक टैक्स रिबेट है तो फिर ये क्या है? 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये वो हैं कि आफ्टर 7 लाख जिसकी जो है इनकम उससे भी ज़्यादा है, तो उसके बाद टैक्स स्लैब ऐसे लगता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं कि अब 15 लाख है तो सीधा 30% लगा। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से टैक्स स्लैब जो है लगता है। 0 से 3 लाख है तो नील, 3 लाख से 6 लाख तक है तो 5%, 6 to 9 10%, एंड 9 to 12 15%, 12 to 15 20%। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं फिर से। 0 to 3 नील, 3 to 6 5, 6 to 9 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 20%, एंड above 15 30%। ठीक है, अब ओल्ड टैक्स रेजिम में हमने देख लिया कि कितना तक टैक्स नहीं लगेगा। अगर 5 लाख तक है तो टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, एग्जम्पशन और डिडक्शन इसमें अलाउ है। इंडिविजुअल जो है क्लेम कर सकते हैं एग्जम्पशन एंड डिडक्शन। जैसे हमने देखा कि न्यू टैक्स रेजिम में कोई एग्जम्पशन और डिडक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे कि कुछ सेविंग्स अंडर, जैसे कुछ सेविंग्स स्कीम है, जैसे पीपीएफ, एनपीएस, ये सब में कुछ सर्टेन लिमिट तक जो है टैक्स क्लेम एग्जम्पशन कर सकते हैं। देन इनकम अबव 5 लाख, टैक्स स्लैब विल बी एप्लीकेबल वंस इनकम एक्सीड 5 लाख। तो जब 5 लाख एक्सीड हो जाएगा तो फिर इनकम में किस तरीके से ऐड ऑन फिर इस तरीके से होगा। तो 0 to 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 2.5 लाख टू 5 लाख तक 5%, देन 5 to 10 तक 20%, और अबव 10 जो है 30%। तो इस तरीके से ये ओल्ड और न्यू दोनों टैक्स रेजिम है। देन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ये क्या होता है? ये किस पे इम्पोज किया जाता है? कॉर्पोरेट्स पे, कंपनीज पे या एंटिटीज़ पे, नाम से ही पता चल रहा है। 2 स्ट्रक्चर है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का। कंपनी ऑप्ट कर सकते हैं आइदर स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन देयर एग्जम्पशन, ठीक है, विदाउट एग्जम्पशन और विद एग्जम्पशन वो जो है कर सकते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स उनके पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है, वो ऑप्ट कर सकते हैं आइदर स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन देयर एग्जम्पशन या विद एग्जम्पशन। तो विदाउट एग्जम्पशन अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉर्पोरेट विदाउट एग्जम्पशन की बात हो रही है, तो विदाउट एग्जम्पशन में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट उनको कितना लग रहा है? 25.17%। ठीक है,
फिर यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन करें तो स्टैंडर्ड रेट 22%, सरचार्ज वगैरह 10%, ठीक है, 10% जो है 22% पे 10% फिर सरचार्ज लग गया, फिर सेस जो है 4% लग गया कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पे, और सरचार्ज जो है 0.97%। तो इफेक्टिव जो है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कितना हो गया 25.17%। तो ये हम क्या देख रहे हैं, विदाउट एग्जम्पशन, जहाँ पे कोई एग्जम्पशंस नहीं है। देन विद एग्जम्पशंस अगर देखें तो 34.94%। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट कितना है 30% है। सरचार्ज अगर देखें 12% ऑन 30% देखें तो यहाँ 3.6%। देन सेस 4%, सरचार्ज फिर लग रहा है। तो इफेक्टिव अगर हम देख रहे हैं विथ एग्जाम्पशन में तो 34.94% जो है लग रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि कंपनी के पास कॉर्पोरेट इनकम, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के पास क्या है कि वो ऑप्ट कर सकते हैं आइदर बेस्ड ऑन देयर एग्जाम्पशंस और विदाउट एग्जाम्पशन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा कि जब कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के जो है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में जब उनके पास ऑप्शन है विदाउट एग्जाम्पशन, तो हमें ऐसा क्यों दिख रहा है कि विदाउट एग्जाम्पशन में उनको कम इफेक्टिव टैक्स देना पड़ रहा है, और विथ एग्जाम्पशन में हमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा क्यों देना पड़ रहा है। ये इसलिए है क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पशन इसमें नहीं है लेकिन टैक्स स्लैब तो कम है, तो इसमें इफेक्टिव टैक्स रेट जो है इनको यहाँ कम लग रहा है। लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में उनको फ़ायदा तब होगा अगर वो बहुत सारा डिडक्शन करें, उनके पास बहुत सारी चीज़ें हो डिडक्ट करने के लिए या बहुत सारा चीज़ हो, तब जाके उनको ओल्ड टैक्स रेजिम में फ़ायदा होगा। तो कंपनी के पास ये ऑप्शन है कि आपको नया टैक्स रेजिम चुनना है, ठीक है, विदाउट एग्जाम्पशन का, या आपको ओल्ड टैक्स रेजिम चुनना है एग्जाम्पशन का। तो अगर किसी का सिंपल बिजनेस है और इतना मतलब कि उनके पास डिडक्शन का ऑप्शन नहीं है, तो वो जो है क्या कर सकते हैं, न्यू टैक्स रेजिम चुन सकते हैं कि कम से कम टैक्स देना पड़े, ठीक है, कम स्लैब है इसमें। एंड देन जो है ओल्ड टैक्स रेजिम में उनको ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हम 25.17% लगा और यहाँ 34 लगा, तो ये क्या करेंगे, इसमें और चीज़ें लगा के अपना एग्जाम्पशन ये निकाल लेंगे। तो ये है यहाँ पे चीज़ें। देन मैट क्या है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो ये एक ऐसा टैक्स है जो कि कंपनी पे क्या किया जाता है, इम्पोज किया जाता है ऐसी कंपनी पे जो क्या शो कर रही है, लो या ज़ीरो टैक्सेबल इनकम शो कर रही है कि हमारे पास टैक्सेबल इनकम तो है नहीं, बहुत ही कम टैक्सेबल इनकम है हमारे पास, ठीक है। वो वेरियस जो है एग्जाम्पशन और डिडक्शन को यूज़ कर लेती है और फिर क्या दिखाती है कि हमारे पास टैक्सेबल इनकम है नहीं, ठीक है। इंश्योर कंपनीज पे अ मिनिमम टैक्स इवन इफ दे अवॉइड रेगुलर टैक्स थ्रू इंसेंटिव। तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का क्या है कि कम से कम भी वो मिनिमम टैक्स पे करे अगर वो टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं इंसेंटिव के द्वारा। तो मैट क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ प्रॉफिटेबल कंपनी जो है ये रिड्यूस करती है अपना टैक्सेबल इनकम को थ्रू एग्जाम्पशन। तो मैट इंश्योर करता है कि टैक्स कंट्रीब्यूशन जो है इन कंपनी से भी हमारा हो सके। एप्लीकेबल किसके ऊपर है, डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज पे है, ठीक है। एक्सेप्ट सिर्फ वो उन कंपनी पे है, उन कंपनी को छोड़ के जो कि न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो कर रही है जिसमें कोई एग्जाम्पशन है नहीं, तो फिर उनके ऊपर मैट एप्लीकेबल नहीं है। क्यों इनके ऊपर एप्लीकेबल क्यों है, क्योंकि ये जो है एग्जाम्पशन और डिडक्शन करके बहुत ज़्यादा ओल्ड टैक्स रिजीम से फ़ायदा उठा रही है, ठीक है। तो इस वजह से जो है न्यू टैक्स रिजीम एप्लीकेबल किसके ऊपर नहीं है, मैट किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जो न्यू टैक्स रिजीम को जो है यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो करंट मैट रेट क्या है, 50% ऑफ द बुक प्रॉफिट प्लस सरचार्ज और सेस। बुक प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट की, उनका नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, ठीक है। एडजस्टेड फॉर सर्टेन आइटम, और कुछ आइटम में एडजस्ट किया हुआ रहेगा जैसे कि टैक्स फ्री इनकम, डेप्रीसिएशन एटसेट्रा। उसके बाद जो है जो डेप्रीसिएशन, टैक्स फ्री आइटम, इन सारी चीज़ों को माइनस करने के बाद जो उनका नेट प्रॉफिट होगा वही बुक प्रॉफिट है, ठीक है। तो मैट क्रेडिट, इफ़ कंपनी पेज मैट तो उसको मैट क्रेडिट मिलेगा और उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है अप टू 15 ईयर और एंड एडजस्टेड अगेंस्ट फ्यूचर नॉर्मल टैक्स, और एडजस्ट किया जा सकता है फ्यूचर नॉर्मल टैक्स के लिए। तो मैट समझ में आ गया होगा आपको, आई होप कि ये क्या है, ये इस तरीके का टैक्स है कि जैसे कुछ कंपनी अपना टैक्स को जो है या तो लो शो करती है या ज़ीरो शो करती है, तो उसके लिए है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल गेन टैक्स। तो कैपिटल गेन टैक्स जो है, टैक्स किस पे लगता है, प्रॉफिट पे लगता है, ठीक है। प्रॉफिट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एन एसेट। तो अगर
किसी एसेट को सेल करके उनको प्रॉफिट मिलता है क्योंकि उनका अपना एसेट था, ठीक है, और उस एसेट में उनको समय के साथ क्या हुआ, उसमें उनको प्रॉफिट हुआ, तो ये हो गया कैपिटल गेन टैक्स। मोस्ट कॉमन कैपिटल गेन टैक्स फ्रॉम सेलिंग शेयर्स, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी, प्रीसियस मेटल्स एंड आर्ट वर्क, तो ये सब कैपिटल गेन टैक्स में आता है। आर्ट वर्क भी आता है कि आपने आर्ट वर्क को काफ़ी टाइम से अपने पास रखा हुआ है और उससे आप अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, पैसा आप कमा रहे हो, ठीक है, तो ये सारा कैपिटल गेन टैक्स है कि आपके पास कैपिटल है और उससे आपको गेन हुआ, तो यही हो गया कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। टैक्स सो डिविडेंड को समझते हैं, ठीक है, डीडीटी समझने से पहले डिविडेंड को समझते हैं। ऑलरेडी हमने डिविडेंड वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ है। तो डिविडेंड क्या है, तो ये अ पोर्शन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स शेयर होल्डर, कि ये कंपनी का प्रॉफिट है जो कि इसके शेयर होल्डर को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो किसको मिलता है, शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर है कौन, जो कि ऑनर्स हैं शेयर्स का, जो कंपनी का शेयर्स जिसने खरीदा हुआ है तो वो ऑनर्स है ना, ठीक है। तो डिविडेंड किसको देना है तो कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है डिसाइड करेंगे उस कंपनी के। देन व्हेन इज इट पेड, तो कब पेड किया जाता है, या तो एनुअली या क्वार्टरली कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से, तो ये होता है डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड हो सकता है कि ईयर एंड से पहले, फाइनल हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर के बाद, या स्टॉक डिविडेंड हो सकता है कि पेड इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल शेयर्स, कि शेयर्स के रूप में फिर से पे किया जाए। ये कंपलसरी नहीं है, कंपनी में रिटेन प्रॉफिट फॉर ग्रोथ इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड, चाहे कि अभी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अभी डिविडेंड्स प्रॉफिट ना दे के अभी हम ग्रोथ में लगाते हैं, तो ऐसा भी कंपनी कर सकती है। तो अब समझते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को कि ये है क्या। तो डीडीटी क्या है, ये अ टैक्स पेड बाय कंपनीज, तो कंपनी पे करती है ऑन द डिविडेंड्स पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, जो कि उसके शेयर होल्डर को दिया जाता है। हमने ऑलरेडी देखा कि डिविडेंड किसको दिया जाता है, जो उस कंपनी का शेयर खरीद के रखती है, शेयर होल्डर है, उसको दिया जाएगा वो प्रॉफिट जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो, ठीक है। तो पेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड, तो ये डीडीटी क्या होता था कि डिविडेंड देने से पहले ही जो है पे किया जाता था, ठीक है, बिफोर जो है, लेकिन अब ये एबोलिश्ड हो चुका है। बिफोर एबोलिशन कितना 15% जो है डीडीटी टैक्स दिया जाता था, प्लस सरचार्ज और सेस। तो होने क्या लगा कि डबल टैक्स का इशू होने लगा कि कंपनी पे कर रही है डीडीटी और शेयर होल्डर भी ऑल्सो पे कर रही है डिविडेंड पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, डबल टैक्सेशन हो रहा है। तो यूनियन बजट 2021 में इसको क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। अब शेयर होल्डर सिर्फ क्या करते हैं, पे करते हैं टैक्स डिविडेंड्स पे पर इंडिविजुअल टैक्स स्लैब के हिसाब से। मतलब क्या हो रहा है कि अब कंपनी पहले नहीं दे रही है डीडीटी का टैक्स, अब जो है शेयर होल्डर को जब डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, तो उसके ऊपर वो टैक्स देंगे इंडिविजुअली, ठीक है। तो करंट रूल क्या है, नो डीडीटी ऑन कंपनीज और डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है, कि शेयर होल्डर के पास अब ये टैक्सेबल है। तो अब देखते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है। तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स है जो कि कब लेवी किया जाता है, ऑन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। जब सेल पर जो है सिक्योरिटी को या तो सेल किया जाता है या परचेज किया जाता है, ठीक है, जो कि लिस्टेड है कहाँ पे, रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज में, ठीक है, इंडिया के। तो इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 2004 में, ताकि टैक्स इवेजन को कर्व किया जा सके कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन में। एप्लीकेबल किसके ऊपर है, ये सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इक्विटी शेयर्स पे है, डेरिवेटिव्स पे है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पे है, ठीक है, और ये लिस्टेड कंपनी के ऊपर लगेगा, ठीक है, जो लिस्टेड रहेगा उसी के ऊपर तो लगेगा ना, ठीक है। देन हु पेज एसटीटी को, कौन पे करता है, बायर, चाहे वो बाय करे सिक्योरिटी को या सेल करे, और बोथ डिपेंडिंग ऑन ट्रांजेक्शन टाइप, ठीक है। और कलेक्ट कौन करेगा, कलेक्टेड बाय स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट, स्टॉक एक्सचेंज कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगी। तो फॉर डिलीवरी बेस्ड इक्विटी कितना होगा, 0.1% ऑन बोथ बाय एंड सेल पे। फॉर इन ट्रेडी और डेरिवेटिव्स के लिए डिफरेंट लोअर रेट्स और जो है अलग रेट भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। फॉर इंट्राडे और डेरिवेटिव्स, ठीक है, एंड जो है डिलीवरी बेस्ड इक्विटी के लिए 0.1% जो है लगेगा बाय एंड सेल पे, ठीक है। अब इक्वलाइजेशन लेवी को समझते हैं।
तो बैकग्राउंड देखते हैं कि 2016 से पहले कंपनी विथ फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया वर टैक्स्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या मतलब है कि 2016 से पहले क्या होता था कि ऐसी कंपनी जिसका इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस है, मतलब वो कंपनी इंडिया में है फिजिकली, ठीक है, तब उसको इनकम टैक्स के अंदर टैक्स लिया जाता था। लेकिन जैसे आईटी का राइज हुआ, तो जैसे कुछ कंपनी है गूगल, तो ये क्या कर रही है, इंडिया से रेवेन्यू अर्न कर रही है वाया डिजिटल एड्स। तो ये कैसे अर्न कर रही है डिजिटल एड से। इनका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस तो इंडिया में है नहीं, ना ही कोई टैक्स हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन किया गया किसका, इक्वलाइजेशन लेवी को लाया गया कि सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है कि फिजिकली वो यहाँ पे कंपनी का ऑफिस या कंपनी कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वलाइजेशन लेवी और गूगल टैक्स के नाम से भी जानते हैं, इंट्रोड्यूस किया गया टू टैक्स नॉन रेसिडेंट कंपनीज, की जो नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में है नहीं ये कंपनीज जैसे कि गूगल, तो एप्लीकेबल व्हेन फॉरेन कंपनीज अर्न रेवेन्यू फ्रॉम इंडियन कंज्यूमर। तो कब एप्लीकेबल होगा, अगर फॉरेन कंपनी जो है इंडिया के कंज्यूमर से पैसा कमा रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म से, तब उनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है कि इफ़ अ फॉरेन कंपनी इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, अगर वो फॉरेन कंपनी रजिस्टर है इंडिया में और डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो नॉर्मल इनकम टैक्स उसके ऊपर लगेगा, क्योंकि वो फॉरेन कंपनी क्या है, इंडिया में रजिस्टर है और डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर वो फॉरेन कंपनी का कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, रजिस्टर नहीं है, तो उसके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। एग्जाम्पल, XYZ अगर कोई इंडियन इंस्टीट्यूट है, पेज गूगल, ठीक है, तो वो गूगल को पे करेगी यूएस बेस्ड, गूगल जो कि यूएस बेस्ड है, तो किसके लिए, एड्स के लिए, और XYZ क्या करेगा, डिडक्ट करेगा 6% इक्वलाइजेशन लेवी फ्रॉम पेमेंट्स एंड पेज इट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो की फीचर क्या है, इक्वलाइजेशन लेवी जो है इनकम टैक्स के अंदर नहीं है, इंडिपेंडेंट लेवी है ये, लेकिन ये फाइनेंस एक्ट 2016 के अंदर आता है, पर ये इनकम टैक्स के अंदर नहीं है, और ये वेरियस जो है डिजिटल सर्विस लाइक एड्स, ई कॉमर्स पे अप्लाई होगा, ठीक है। 2% इक्वलाइजेशन लेवी जो है एप्लीकेबल किसके के ऊपर है, ई कॉमर्स फर्म्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। जैसे ई कॉमर्स फर्म्स जो है, फर्म जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं अमेज़ोन का, तो उसको अगर रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, सपोज कुछ भी रेवेन्यू मिलता है इंडियन कस्टमर से, इंडिया के रेसिडेंट से, तो उसको इक्वलाइजेशन लेवी पे करना पड़ेगा 2% का उस रेवेन्यू पे, ठीक है। नो इनकम टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स के अंदर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, बिकॉज नो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, क्योंकि परमानेंट तो इस्टेब्लिशमेंट है नहीं इसका, ठीक है। और अगर इफ़ परमानेंट वो इस्टेब्लिश करता है, इंडिया में वो परमानेंटली है, तो उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा प्रॉफिट पे अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो समझ में आ गई बात कि इक्वलाइजेशन लेवी क्या है। तो ऐसी कंपनीज, गिव मी अ मोमेंट, सो इक्वलाइजेशन लेवी क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तो वो इनकम टैक्स के अंदर आ रहा है तब तो वो इनकम टैक्स पे करेगा, और अगर इनकम टैक्स के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है, तब उसको इक्वलाइजेशन लेवी जो है 2% का देना पड़ेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, GMCT, ये क्या है। ये जो है यूनिफॉर्म मिनिमम टैक्स रेट है, जो कि प्रपोज्ड फॉर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है उसके लिए एक यूनिफॉर्म मिनिमम टैक्स है, ठीक है। गोल क्या है, ताकि प्रॉफिट शिफ्टिंग से या टैक्स हेवन से बचा जा सके। तो प्रपोज्ड रेट क्या है कि 15% मिनिमम टैक्स जो है ग्लोबल प्रॉफिट पे देना ही देना होगा, ठीक है। लेड बाय OECD या G20 कंट्रीज़ और सपोर्टेड बाय ओवर 135 कंट्रीज़, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो वो इसकी ज़रूरत क्या थी, तो मल्टीनेशनल कंपनीज करती क्या है कि ऑफन जो है वो अपना जो प्रॉफिट होता है ना, वो शिफ्ट कर देती है लो टैक्स कंट्रीज़ में, ठीक है, ताकि उनको टैक्स जो है काफ़ी कम भरना पड़े या नहीं भरना पड़े। तो कॉज क्या होता था कि लॉस ऑफ रेवेन्यू हो जाता था, जहाँ पे एक्चुअली बिजनेस हो रहा है उनको कुछ नहीं मिल रहा है, और वो दिखा रही है कि भाई हमने तो यहाँ से प्रॉफिट किया ही नहीं, हमारा प्रॉफिट तो कहीं और से हो रहा है, तो बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रहा था। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज पे अप्लाई होता है। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स क्या है,
तो जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया इसके बारे में कि बिग टेक कंपनी क्या करती है, ये अपना प्रॉफिट को शिफ्ट कर देती है लो टैक्स कंपनीज में, ठीक है। लेकिन उनका एक्चुअल बिजनेस कहाँ रहता है, उसका एक्चुअल बिजनेस वही रहता है, कोई भी कंट्री में रहता है, लेकिन वो टैक्स से बचने के लिए अपना प्रॉफिट लो टैक्स कंट्री में शो करती है। और कंट्री जो है क्या करती है, रिड्यूस कॉर्पोरेट टैक्स टू अट्रैक्ट बिजनेसेस। और कुछ ऐसी कंट्रीज़ है कि अपना कॉर्पोरेट टैक्स इतना कम रखती है ताकि उनके पास बिजनेस आ सके, तो टैक्स का कंपटीशन बढ़ जाता है और जो होम कंट्री है तो उसको नुकसान होता है। तो इसीलिए जो है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है लाया गया। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कंपनी जो है XYZ, ठीक है, अगर US बेस्ड है तो 20% टैक्स है और शिफ्ट रेवेन्यू टू मॉरिशस, तो वो क्या करती है, रेवेन्यू जो है मॉरिशस को शिफ्ट कर देती है जहाँ पे कि 5% टैक्स है। तो अंडर क्या होगा, GMCT के अंदर क्या होगा, 15% उसको लगेगा। US गवर्नमेंट कैन कलेक्ट एडिशनल 15% टैक्स, ठीक है। तो जो है 15 में से 5% अगर वो मॉरिशस में शिफ्ट कर रहा है तो एडिशनल 10% टैक्स तो देना ही देना होगा। नाउ शिफ्टिंग प्रॉफिट्स टू टैक्स हेवन विल नॉट हेल्प कंपनीज टू अवॉइड मिनिमम टैक्सेशन। तो अब क्या होगा, कंपनी जो है मिनिमम टैक्सेशन अवॉइड नहीं कर पाएगी। इफ़ अ कंपनी इज जेन्युइनली बेस्ड इन मॉरिशस तो फिर वो 5% टैक्स पे करेगी। अगर जेन्युइनली मॉरिशस में है तो ठीक है 5% टैक्स करेगी, लेकिन वो US बेस्ड कंपनीज है लेकिन अपना प्रॉफिट वो मॉरिशस में शिफ्ट करती है तो फिर वो उसको GMCT के अंदर आएगा और 10% उसको एडिशनल US गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका 2 पिलर पैकेज है। पिलर 1 में हम क्या देखते हैं, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड टैक्सिंग राइट्स अमंग कंट्रीज। टैक्सिंग राइट्स रीएलोकेटेड टू मार्केट कंट्रीज, जहाँ पे बिजनेस हो रहा है, ठीक है। टैक्सिंग राइट कहाँ रीएलोकेट किया जाता है, जहाँ बिजनेस हो रहा है, इवन विदाउट फिजिकल प्रेजेंस। हो सकता है फिजिकल प्रेजेंस नहीं है लेकिन बिजनेस सारा वहीं से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा अगर होगा तो यहाँ इक्वलाइजेशन लेवी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टैक्सिंग राइट जो है रीएलोकेट किया जा रहा है मार्केट कंट्रीज़ को। सो नेक्स्ट पिलर 2 में क्या देखते हैं, इंट्रोड्यूसेस अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट। पिलर 2 में ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट 15% होगा। एम्स टू स्टॉप टैक्स कंपटीशन एंड प्रोटेक्ट टैक्स बेस, ठीक है। तो हो क्या रहा है, पिलर 1 में हमने देखा कि अगर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्रॉफिट का और जो है सही से अगर टैक्स हो रहा है तो यहाँ इक्वलाइजेशन लेवी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ बिजनेस हो रहा है वहाँ पे जो है टैक्स एलोकेट किया जा रहा है, रीएलोकेट किया जा रहा है। और पिलर 2 में क्या होगा, यहाँ पे ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट होगा। एम क्या है इसका, टू स्टॉप टैक्स कॉम्पिटिशन एंड प्रोटेक्ट टैक्स बेस। इम्पैक्ट ऑन इंडिया में देखें, वंस GMCT इज इम्प्लीमेंटेड इंडिया में हैव टू एबोलिश इक्वलाइजेशन लेवी ऑन कंपनीज लाइक गूगल और फेसबुक। तो अगर ये आ जाता है तो इक्वलाइजेशन लेवी को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि आइदर तो आप इक्वलाइजेशन लेवी रख सकते हैं या तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। देन देखते हैं लैंड रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। लैंड रेवेन्यू जो है, ठीक है, लेविड अंडर वेरियस स्टेट गवर्नमेंट एक्ट। तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट एक्ट से लैंड रेवेन्यू लिया जाता है, ठीक है। फिक्सेशन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड टाइप्स, कि लैंड किस तरह का है, कैश वैल्यू ऑफ एवरेज लैंड यील्ड, देन प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स को देखा जाता है। देन टैक्स रेट जो है कैसे लेवी किया जाता है, रुपीज़ पर एकड़ पर हेक्टेयर, ठीक है। तो ये हमने देखा लैंड टैक्स को कौन लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट। देन प्रॉपर्टी टैक्स इन इंडिया पेड ऑन रियल प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे कि लैंड प्लस इम्प्रूवमेंट। गवर्नमेंट एसेस करेगी मॉनिटरी वैल्यू और टैक्स करेगी प्रॉपर्टी को प्रोपोर्शनली, ठीक है। टैक्स यूजेस कहाँ होगा, डेवलपमेंट ऑफ लोकल एमिनिटीज़ जैसे कि रोड, पार्क्स, पब्लिक स्कूल बनाया जाएगा। एंड वेरीज अक्रॉस डिफरेंट सिटीज़ एंड म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। और लेविड बाय अर्बन लोकल बॉडीज़, तो किसके द्वारा लिया जाएगा, ये प्रॉपर्टी टैक्स लेवी किया जाएगा अर्बन लोकल बॉडी के द्वारा, म्यूनसिपल बोर्ड्स, कॉरपोरेशन, टाउन एरिया कमिटीज़ के द्वारा, ठीक है। तो अब समझते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस रेग्रेसिव है। कैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है रिग्रेसिव है, रिग्रेसिव के बारे में हमने क्या पढ़ा कि रिग्रेसिव क्या था, कि आपका जो है इनकम बढ़ रहा है लेकिन टैक्स घट रहा है। तो अगर कोई आदमी है जो कि रिच है, ठीक है, रिच पर्सन है, इनकम 10 लाख रुपए है और ब्रेड खरीद रहा है 25 रुपये में, ठीक है। अगर कोई पुअर आदमी है, इनकम 1 लाख रुपए है, ठीक है, और बाय कर रहा है सेम ब्रेड को, ठीक है, विद द सेम
5 रुपये का टैक्स दे करके वो भी खरीद रहा है, ठीक है। ब्रेड को वो भी 25 में खरीद रहा है, ये भी 25 में खरीद रहा है, ठीक है। तो पुअर को, तो इफेक्टिव टैक्स बर्डन हम देख रहे हैं कि पुअर के ऊपर जो है ज़्यादा आ रहा है और रिच के ऊपर क्या आ रहा है, क्योंकि रिच की सैलरी तो ज़्यादा है ना, तो फिर पुअर के ऊपर तो ज़्यादा टैक्स बर्डन आया, क्योंकि पुअर की सैलरी जो है, अगर हम फिर भी पुअर में भी हम ले रहे हैं 1 लाख रुपए, यहाँ पे तो 1 लाख भी लोगों का नहीं होता है, 10-20 हज़ार रुपये, 15-20 हज़ार रुपये इस टाइप से, और मे बी 1-2 लाख भी होता है, ठीक है। पर अगर मैक्सिमम देखें तो यहाँ पे क्या हम समझना चाह रहे हैं कि रिग्रेसिव कैसे हुआ। रिग्रेसिव ऐसे हुआ कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ रहा है तो टैक्स अगर घट रहा है तो दैट इज़ रिग्रेसिव। तो अगर कोई इंसान है, गरीब है, तो उसको जो है 5 रुपये वो भी टैक्स भर रहा है, जो अमीर आदमी है वो भी टैक्स भर रहा है, तो अमीर आदमी के ऊपर बर्डन कम आया ना, हायर रिलेटिव बर्डन ऑन पुअर, तो ये रेग्रेसिव हुआ नेचर में, क्योंकि ज़्यादा बर्डन तो पुअर के ऊपर आया, कम पैसा था फिर भी उतना ही टैक्स दे रहा है, और अमीर का ज़्यादा पैसा था फिर भी वो बहुत कम टैक्स दे रहा है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब देखते हैं कितने तरह के टैक्स थे जीएसटी आने से पहले। तो एक्साइज ड्यूटी, जो कि एक्साइज ड्यूटी किस पे लगाया जाता था, मैन्युफैक्चर्ड गुड पे लगाया जाता था। जब गुड्स जो है फैक्ट्री से बाहर आते थे तो एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता था। देन कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी को कौन लगा रहा है, गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। देन सर्विस टैक्स, जो सेल ऑफ सर्विस पे सर्विस टैक्स लगाया जाता था। देन सेंट्रल सेल टैक्स, ठीक है, जो इंटर स्टेट सेल होता था गुड्स का तो सेंट्रल सेल टैक्स लगाया जाता था। कलेक्टेड एंड केप्ट बाय ओरिजिन स्टेट, ठीक है। तो ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स था कि जहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है वहीं पे कलेक्ट किया जाएगा और रखा जाएगा। और वैल्यू एडेड टैक्स था, ठीक है। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स किस चीज़ पे के ऊपर लगता था, इम्पोज्ड ऑन सेल्स ऑफ गुड्स विद इन ए स्टेट। तो अगर स्टेट के अंदर वैट लगता था कि अगर कोई गुड को बेचा जा रहा है तो उसके ऊपर लग रहा है, ओनली ऑन वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेट। तो ये वैल्यू एडेड टैक्स था, ये वैल्यू ऐड हो रहा था हर स्टेज पे। एवरी एंटिटी इन द सप्लाई चेन पेड टैक्स ऑन देयर वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन पे हर कोई अलग से टैक्स पे कर रहा था, वैल्यू एडेड टैक्स दैट इज वैट, ठीक है। तो इसको इम्पोज कौन कर रहा था, इसको हमने ऑलरेडी देख लिया कि सेल्स ऑफ गुड विद इन ए स्टेट। तो इम्पोज कहाँ हो रहा है कि जब सेल गुड का जो है सेल किया जा रहा है स्टेट के अंदर, वहाँ पे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुड नॉट इम्पोज टैक्सेस ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स। तो ये वैट कौन लगाता था, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो टैक्स का स्कोप अगर देखें तो ओनली ऑन वैल्यू एडिशन एट इच स्टेट, कि हर स्टेट पे जो है वैल्यू एडिशन पे लग रहा था। एवरी एंटिटी इन द वैल्यू चेन पेज टैक्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑन वैल्यू एडिशन। तो हर जो एंटिटी है वैल्यू चेन में वो टैक्स पे कर रहा था अपने ऑन वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। तो समरी अगर समझना चाहें तो सेल हो रहा था स्टेट के अंदर तो वहाँ पे वैट लगाया जा रहा था वैल्यू एडिशन पे, और जो एंटिटी है हर एंटिटी इसको पे करता था सेपरेटली, कोई सेंट्रल टैक्स यहाँ पे था नहीं, ठीक है, वैट पे। तो ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कि वैट में हो क्या रहा है, ठीक है। सो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वैल्यू एडेड का एग्जाम्पल, कि अगर ए जो है वैल्यू एडिशन कर रहा है 100 रुपीज़ में और बी को बेच रहा है 110 में, तो वैट जो है पे किया जा रहा है ए के द्वारा 10% ऑफ 100, ठीक है। और बी फिर क्या कर रहा है, वैल्यू एडिशन कर रहा है इस पे फर्दर, अब इसको करके 200 रुपीज़ का वो बन रहा है, तो उसका इनपुट कितना हो जाता है, 110 में तो वो ख़रीदा था, तो अब वो अगर सेल कर रहा है 300 में, फिर से 10% वेट लगा रहा है, तो इनवॉइस पे टोटल कितना दिखता है, 330 रुपीज़। तो फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म क्या है, तो बी क्या कर रहा है, बी पेज टोटल वैट 30 टू गवर्नमेंट। तो बी जो है 30 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे कर रहा है, और बी शोज टैक्स रिसीट ऑफ 10, ठीक है, ऑलरेडी पेड वाया ए। और बी फिर क्या करता है, टैक्स रिसीट जो है दिखाता है 10 रुपये का, जो कि ऑलरेडी ए के द्वारा पे किया जा चुका है। तो गवर्नमेंट फिर बी को जो है 10 रुपये रिफंड करती है। तो फाइनल टैक्स बी के द्वारा कितना किया जा रहा है, 20 किया जा रहा है, ठीक है। वाई इनपुट टैक्स क्रेडिट इंपॉर्टेंट, तो ये टैक्स अवॉइडेंस को प्रिवेंट करता है। इच एंटिटी डिमांड्स टैक्स रिसीट, तो हर एंटिटी को जो है टैक्स रिसीट चाहिए होता है प्रीवियस सेलर से, ठीक है। तो यहाँ पे इंश्योर फुल टैक्स चेन ट्रैकिंग, तो यहाँ क्या हो रहा है, पूरा का पूरा
टैक्स चेन ट्रैकिंग हो रहा है। तो ये हमने देखा कि वैल्यू एडेड पे कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म क्या हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे अगर बी के पास रिसीट है कि ए ने हमें टैक्स दिया है तो 10 रुपीज़ फिर उसको वापस मिल जा रहा है, तो इससे टैक्स अवॉइडेंस रुकता है। ठीक है, अब देखते हैं एंट्री टैक्स क्या है। इसको लेवी कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और ये एंट्री का मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जब गुड एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो इम्पोज्ड बाय रिसिपिएंट स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स टैक्स बेस। तो जिस स्टेट के पास जा रहा है, जिसको मिल रहा है, ठीक है, तो वो जो है इम्पोज करता है। स्टैंप ड्यूटी ये कौन लगाएगा? स्टेट। टैक्स ऑन ऑल लीगल प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन। तो अगर कोई भी लीगल प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगाया जाएगा। स्टैंप अटैच्ड इम्प्रेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट टू शो ड्यूटी पेड। ठीक है, इसको स्टेट लेगी और रेट वेरी करेगा स्टेट टू स्टेट। तो हमने देखा कि जीएसटी आने से पहले कितने सारे टैक्सेस हम देख रहे हैं कि इतने तरह के डिफरेंट टाइप के टैक्सेस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जीएसटी कि जीएसटी आने से क्या हो रहा है। तो बिफोर जीएसटी थोड़ा सा मामला को समझ लेते हैं कि पहले जीएसटी से पहले हो क्या रहा था। प्रॉब्लम ये था कि मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स एग्जिस्ट कर रहा था और कैस्केडिंग इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा था, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। ठीक है, तो अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल से इस प्रॉब्लम को। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मान लेते हैं 12.5% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है। फिर वैल्यू एडेड टैक्स कितना हो गया? 10% हो गया। तो प्रोसेस बिफोर जीएसटी। अब जीएसटी आने से पहले क्या हो रहा था कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, किसी भी मैन्युफैक्चर पे एक्साइज ड्यूटी लगता है तो एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं सेंटर, तो उसके ऊपर फिर वैट लगाया जा रहा है, कॉस्ट प्लस एक्साइज ड्यूटी, टैक्स ऑन टैक्स सिचुएशन हो गया। तो रिजल्ट क्या हो गया? फाइनल प्राइस जो है कंज्यूमर को इंक्रीज्ड मिला। ठीक है, सो प्रॉब्लम बिफोर जीएसटी अगर हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं? कैस्केडिंग इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। टैक्स ऑन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी 12.5% पहले इम्पोज किया गया, 10% इम्पोज किया गया कॉस्ट पे। ठीक है, तो इफेक्टिव टैक्स रेट 23.75% हो गया। और डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्स जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ले रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का वैट था, इंटरटेनमेंट टैक्स था। तो ये क्या कर रहा था? इम्पैक्ट कर रहा था बिजनेस और इकोनॉमी को। प्रोड्यूसर पे कर रहे थे टैक्स, सेंटर को भी स्टेट को भी। मल्टीपल टैक्स लेयर चल रहा था। हायर कॉस्ट जो है कंज्यूमर के लिए जा रहा था। नो सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो ये हर जो हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट देखा कि वैल्यू एडेड के बाद क्या होता था, क्योंकि हर लेवल पे वैल्यू ऐड किया जाता था, तो इनपुट टैक्स जो है क्रेडिट था कि पहले वाले ने दे दिया, अगर आपके पास रिसीट है तो आपको फिर गवर्नमेंट उतना क्या कर रही है? वापस कर दे रही है। तो ये सीमलेस नहीं था, हर स्टेट में ये अलग था। डिफरेंट वैट जो है डिफरेंट स्टेट में देखने के लिए मिल रहा था। 1% था, 4% था, 12.5% था, 20% था। तो टैक्स में डिस्पैरिटी देख रहे थे। देन एग्जेम्पशन वेरीड बाय स्टेट। तो एग्जेम्पशन भी हर स्टेट के द्वारा अलग अलग था। ठीक है, तो पूरे इंडिया में प्राइस वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा था। फ्रेगमेंटेड मार्केट था एक तरीके से, और बिजनेस जो है अच्छा नहीं हो रहा था। तो हम ये पूरा समझ गए कि ये कितने कितने तरह का टैक्स जो है था। ठीक है, देन फिर जीएसटी को क्यों लाया गया? क्योंकि ये एलिमिनेट करता है कैस्केडिंग इफेक्ट को। ठीक है, यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर अक्रॉस स्टेट आएगा, वन नेशन वन टैक्स होगा और एक कॉमन मार्केट बनेगा। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में देख लेते हैं अब डिटेल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म जो है सिंस इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स जो है रिफॉर्म हम देखते हैं। हमने ऑलरेडी देखा कि सेंटर क्या लगाती थी? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, और स्टेट वैट, इंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स और लग्जरी टैक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा हमारा जीएसटी क्या है? इम्पॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है इंडिपेंडेंस के बाद। ये इसको जो है आने में ही मतलब बहुत टाइम लगा, 16 ईयर फ्रॉम आइडिया ऑफ इस इंसेप्शन। और टास्क फोर्स जो है फिर बना, पास हुआ पार्लियामेंट में, तो लॉन्ग टाइम लगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारा था। हरक्यूलियन नेशन वाइड मल्टी पार्टी कंसेंसस। तो ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड मैसिव एफर्ट फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड रीजन। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए था। सिर्फ हमने लगा दिया तो फिर ऐसे तो
पॉसिबल नहीं था, सारे स्टेट को अग्री भी करना था। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट ने टुगेदर जो है काम किया और हम यहाँ पे कोलैबोरेटिव एफर्ट जो है देखते हैं। ठीक है, तो ग्रैंड बारगेन 29 स्टेट, 7 यूटी और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके सबने मिलकर क्या किया, टैक्स को लाया। ठीक है, तो स्टेट गिव अप राइट टू इम्पोज सेल्स टैक्स। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो स्टेट को क्या करना पड़ा, सेल्स टैक्स छोड़ना पड़ा वैट पे, सेंटर को छोड़ना पड़ा एक्साइज और सर्विस टैक्स, और बोथ शेयर और रेवेन्यू को क्या किया गया, यूनिफाइड किया गया जीएसटी में। तो वाई जीएसटी, गेन इन इफिशियंसी, इफ़िशियंट होने वाला था, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने वाला था, इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और इंक्रीज होना है क्या, ओवरऑल टैक्स कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो क्या किया गया, जीएसटी में क्या क्या चीज़ें आ गई, 17 सेंट्रल और स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स आ गए। कितने, 17 सेंट्रल और स्टेट का इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस वैट, इंटरटेनमेंट एंट्री, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, तो ये सब आ गए। नेचर क्या था जीएसटी का, वन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हर जगह गुड्स एंड सर्विसेज पे एक ही इनडायरेक्ट टैक्स हो और जो है यूनिफाइड कॉमन मार्केट अक्रॉस इंडिया बने। ठीक है, जीएसटी का स्ट्रक्चर अगर देखें तो अगर स्टेट के विदिन ही सेल हो रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, देन सेल बिटवीन स्टेट्स, अगर स्टेट के अंदर ही सेल हो रहा है, नॉट अंदर, अगर दो स्टेट के बीच में सेल हो रहा है तो आईजीएसटी। ठीक है, तो आईजीएसटी को कौन लेवी करेगा, सेंटर लेवी करेगी, सेंट्रल कर लगाएगी, क्योंकि यहाँ दो स्टेट के बीच की बात है। ठीक है, तो जीएसटी क्या है, एक तरीके का वैल्यू एडेड टैक्स है, टैक्स ओनली ऑन वैल्यू एडिशन, और ये वैल्यू एडिशन पे ही जीएसटी लगेगा। तो हमने क्या देखा कि अगर स्टेट के विदिन सेल हो रहा है तो कौन करेगा, जो है स्टेट जीएसटी, और जो है बिटवीन स्टेट हो रहा है तो आईजीएसटी। ठीक है, और इसको लेवी कौन करेगा, सेंटर करेगा। तो लीगल फ्रेमवर्क अगर जीएसटी का देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में 101st अमेंडमेंट करके जो है एक्ट के द्वारा 2016 में पास किया गया इसको। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया सीजीएसटी, आईजीएसटी एक्ट एंड जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 का, और एवरी स्टेट गवर्नमेंट इनेक्टेड एसजीएसटी एक्ट। ठीक है, स्टेट जीएसटी गवर्नमेंट ने लेकर के आई, और सेंट्रल जीएसटी सेंटर के लिए, इंटर जीएसटी जो था इंटर स्टेट जीएसटी वो इंटर स्टेट के लिए, क्योंकि बिटवीन स्टेट जो भी टैक्स लगने वाला था उसके लिए। देन जीएसटी काउंसिल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 का जीएसटी काउंसिल को बनाया गया टू मेक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन रिगार्डिंग जीएसटी। ठीक है, अब अगर कंपोजिशन हम देखें जीएसटी काउंसिल का तो यहाँ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है, कौन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन है। तो अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो होंगी चेयरमैन। ठीक है, जीएसटी काउंसिल की। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंसेस, तो यूनियन मिनिस्टर जो होंगे स्टेट के, जो इंचार्ज होंगे रेवेन्यू और फाइनेंसेस के, वो होंगे। और मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, तो ये सारे लोग रहेंगे जीएसटी काउंसिल में। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है चेयरपर्सन होगी, देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, और मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन। ठीक है, अब अगर फंक्शंस देखें जीएसटी काउंसिल का तो ये क्या रिकमेंड करती है, टैक्सेस, सेस, सरचार्ज टू बी सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी, देन गुड्स एंड सर्विसेज टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। तो वो क्या रिकमेंड करेगी कि कौन सा टैक्स, सेस, सरचार्ज जो है जीएसटी के अंदर आएगा, कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है एग्जेम्प्ट होगा जीएसटी से, और उसके बाद इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लगेगा आईजीएसटी। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड अगर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा, सॉरी मैंने शायद इंटर जीएसटी बोल दिया। ठीक है, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसी वीडियो में आई थिंक आई सेड दैट इंटर जीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आईजीएसटी जो है
कितना लगेगा, देन थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर फॉर जीएसटी एग्जेम्पशन, ठीक है, कि कितना थ्रेशोल्ड लिमिट होना चाहिए। देन रेट्स ऑफ जीएसटी इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स विथ बैंड्स और स्पेशल रेट्स फॉर स्पेसिफिक पीरियड टू रेज एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटी या डिजास्टर, या कोई भी अदर मैटर होगा जीएसटी से रिलेटेड, तो जीएसटी काउंसिल ही इस पर रिकमेंडेशन देगी। देन डिसीजन मेकिंग जीएसटी काउंसिल में कैसे होगा, तो एवरी डिसीजन टेकन एट ए मीटिंग, तो मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा बाय ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ वेटेड वोट, तो कितना, नॉट लेस देन 3/4 ऑफ वेटेड वोट ऑफ मेंबर प्रेजेंट्स एंड वोटिंग, तो 3/4 जो है होना चाहिए। वोट का वेटेज अगर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 वेटेज होगा और स्टेट, सारे स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंड 2/3 वेटेज, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अकेले जो है 1/3 वेटेज होगा। तो मेजोरिटी में अगर देखें तो कितना वोटिंग होना चाहिए, 3/4 ऑफ वेटेड वोट, 3/4, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अकेला 1/3 है एंड 2/3 सारे स्टेट्स के पास है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या होता है जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड, कि जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन यूनियन और स्टेट, ठीक है, वो रिकमेंड करेगी, रिकमेंडरी इन नेचर है बट मैंडेटरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हैव साइमल्टेनियस पावर टू लेजिस्लेट ऑन जीएसटी, कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास साइमल्टेनियस पावर है जीएसटी पे लेजिस्लेट करने के लिए, और जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन बाइंडिंग होगा ओनली फॉर सेकेंडरी लेजिस्लेशन, सेकेंडरी लेजिस्लेशन के लिए बाइंडिंग होगा, जैसे चेंजेस इन टैक्स रेट, कि अगर टैक्स रेट में चेंज करना है, फ्रेमिंग ऑफ रूल्स अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। फॉर प्राइमरी लेजिस्लेशंस, प्राइमरी लेजिस्लेशन जैसे कि अमेंड करना जो है सीजीएसटी को और एसजीएसटी एक्ट को, इसमें रिकमेंडेशन ओनली परवेसिव वैल्यू, ठीक है, परसुएसिव वैल्यू, नॉट बाइंडिंग फोर्स, तो ये जो है बाइंडिंग फोर्स नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन बाइंडली होगा सेकेंडरी लेजिस्लेशन पे, ठीक है, सेकेंडरी लेजिस्लेशन मतलब कि अगर टैक्स रेट में चेंज करना है या कोई रूल बनाना है, लेकिन जैसे कि अगर टैक्स को मतलब एक्ट को अमेंड करना मीन्स प्राइमरी लेजिस्लेशन, तो इसमें उसका जो है रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होगा। तो इसमें हमने जीएसटी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। सो इनपुट टैक्स क्रेडिट को देखते हैं, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी का एग्जाम्पल देखते हैं। ए एड्स वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़, तो ए क्या कर रहा है, 100 रुपये का वैल्यू ऐड कर रहा है और सेल कर रहा है बी को, ठीक है, 118 रुपये में, 18 रुपये अगर जीएसटी है तो ए पे क्या पे करेगा, 18 रुपये जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा। बी एड्स वैल्यू ऑफ RS 200, अब यहाँ पे बी जो है फिर से वैल्यू ऐड कर रहा है 200 रुपये का और फाइनल प्रोडक्ट 300 रुपये का हो गया, तो जीएसटी ऑन 300, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 54, तो फाइनल प्राइस अगर 54 रुपये और जीएसटी लग गया तो फाइनल प्राइस 354 हो गया। अब बी जो है 54 रुपीज़ क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को पे कर रहा है। बी क्लेम्स इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ RS 18, ठीक है, तो अब बी जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा 18 रुपीज़, ठीक है, 18 रुपीज़ पे करेगा जीएसटी पेड टू ए, क्योंकि जीएसटी जो है बी ने क्या किया है, ए को दे दिया है, तो गवर्नमेंट रिफंड्स क्रेडिट ऑफ 18 बैक टू बी, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, 18 रुपये बी को वापस दे देगी। सो नेट जीएसटी पेड बाय बी इज इक्वल टू, बी इज RS 14 माइनस 18 इज इक्वल टू 36, तो नेट जीएसटी अब बी कितना पे करेगा, 36 रुपये पे करेगा, ठीक है। तो बी क्या कर रहा है, सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स पे कर रहा है, और इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं अंडर जीएसटी, ठीक है। तो बेसिक एडवांटेज जीएसटी का क्या है, वन नेशन वन टैक्स, ओनली जीएसटी अप्लाइज अक्रॉस इंडिया, तो ये एक ही जीएसटी है और ये अक्रॉस इंडिया अप्लाई होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल एट एवरी स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हर स्टेज, वैल्यू एडिशन के हर स्टेज पे होगा, अनलाइक वैट, ठीक है, क्रेडिट इज अवेलेबल अक्रॉस स्टेट, ठीक है, तो जैसे वैट में होता था वैसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट हर स्टेज के हर वैल्यू एडिशन पे आएगा, ठीक है। और अवॉइड्स कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस, कोर बेनिफिट ऑफ जीएसटी जो यही है कि कैस्केडिंग इफेक्ट को ये अवॉइड करेगा।